क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लास है। आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आप यूपी बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जो है सारे जो है वीडियो आपको लेसन वाइज मिल जाएंगे। हाँ, इससे पहले के जो लेसन है जैसे आपका विलयन है और रासायनिक बलगतिकी और आपके और अन्य जो लेसन्स हैं वो हमारे दूसरे चैनल पर उसकी वीडियो उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहें तो स्टडी 99 साइंस का लिंक जो है इसमें मिल जाएगा आपको। हमारे इस वाले चैनल पे जो है आपको अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। वहाँ से आप दूसरे वाले चैनल पे जा करके अन्य जो पिछले लेसन्स हैं उनके वीडियो देख सकते हैं। इस वाले चैनल पे जिस पर आप देख रहे हैं ये इस पर जो है इसके आगे के जितने भी वीडियो होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम इसमें पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि आप जो है आईयूपीएससी नेम कैसे लिखते हैं इसके बारे में आप देखे थे। आज इसमें हम बात करेंगे, इसके आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक संकुल किस प्रकार के होते हैं। होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक संकुल। होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक संकुल, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब होमोलैप्टिक संकुल और हेटेरोलैप्टिक संकुल इसको आपको कंपाउंड देख के आपको पहचान लेना है। एग्जाम में कभी कभी आपको एग्जाम्पल दे देते हैं और पूछ लेते हैं कौन इसमें से होमोलैप्टिक संकुल है या हेटेरोलैप्टिक है, या आपको जो है डेफिनेशन अक्सर जो है पूछ लिए जाते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं। तो होमो मीन्स होता है सेम, होमो का प्रयोग जो है सेम के लिए प्रयोग करते हैं, हेटेरो का प्रयोग जो है भिन्न भिन्न के लिए प्रयोग करते हैं। तो वह संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगैंड, और केंद्रीय धातु परमाणु से कौन जुड़ता है, लिगैंड जुड़ता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगैंड अगर समान हो तो इस प्रकार के यौगिक जो है होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए संकुल समान होते हैं तो उसे हम होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। समझ में आ गया ना? होमो मीन्स सेम होता है, समान होगा, तो जाहिर सी बात है केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगैंड जुड़ा होगा वो समान होगा, भाई सेम तभी तो होगा। वह संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगैंड समान होते हैं होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल CuNH3 पूरे का SO4 और K4FaCN का होल से होमोलैप्टिक संकुल है। चलिए, होमोलैप्टिक संकुल में वह संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगैंड समान होते हैं होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। जैसे है CuNH3 का होल 4 SO4 और आपका दिया है K4FaCN का होल से होमोलैप्टिक संकुल का क्या चीज इसमें समान है। देखो NH3 जितने केंद्रीय धातु Cu से जितना भी NH3 लगा है, अगर इसको आप गौर से देखोगे तो 4 NH3 लगे हैं और चारों NH3 एक ही टाइप के हैं, यानी इस ब्रैकेट के अंदर और कोई लिगेंड तो लगा नहीं है, तो ये होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? और अगर दूसरा अगर देखोगे
तो K4 का होल 6 तो CN6 है ना। तो CN6 अब बीच में F ही रहेगा, चारों ओर CN रहेंगे, तो CN के अलावा और कोई नहीं नजर आ रहा है, तो इसलिए ये होमोलेप्टिक संकुल है। समझ में आ गया। वह संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगैंड असमान यानी सब होते हैं हेटेरोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। हमने कहा कि वह संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगैंड असमान होते हैं हेटेरोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, CONH3 का होल 4 Cl2 Cl और CrCl2 H2O का होल 4 Cl हेटेरोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। हेटेरोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। हमने कहा कि वह संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगैंड असमान होते हैं हेटेरोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की आप बात करोगे तो CONH3 का होल 4 Cl2 Cl और दूसरा है CrCl2 H2O का होल 4 और फिर बाहर है Cl। ये हेटेरोलेप्टिक संकुल के एग्जाम्पल है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए एक तो CO जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, इसमें NH3 4 लगे हुए हैं और साथ में Cl2 वही एक साथ वो भी लगा है, तो ये दो प्रकार के लिगेंड इसमें पाए जाते हैं, तो इसीलिए हेटेरोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। और इसमें अगर बात करोगे तो क्रोमियम के साथ Cl2 भी जुड़ा है उपसह संयोजी बंधु द्वारा और H2O भी 4 जुड़े हैं, तो 4 ये और 2 ये, यानी दोनों 2 क्लोरीन है H2O है, तो दो अलग अलग टाइप्स के हैं, तो ये हेटेरोलेप्टिक जो है संकुल कहलाते हैं। समझ में आ गया। एग्जाम में आएगा ऐसे ही पूछे जाते हैं कि होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक संकुल को एग्जांपल से बताइए। ठीक, चलिए अगली हेडिंग डाल लो, उपसह संयोजन यौगिकों में समवायवता आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजन यौगिकों में समवायता आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैसे समवायता रियल में अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संरचनात्मक समवायता और दूसरे होते हैं त्रिवियम समवायता। समवायता जो है अगर 11th में आप पढ़े हो तो नहीं पढ़े हैं तो 11th में ये दो प्रकार के बताए जाते हैं, एक संरचनात्मक समवायता और दूसरा है त्रिवियम समवायता। संरचनात्मक समवायता वहां 5 प्रकार के होते हैं और त्रिवियम समवायता 2 प्रकार के होते हैं, तो वहां लगभग आपको 7 प्रकार की समवायता देखने को मिलते हैं। तो ऐसे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं इसमें भी समवायता कई प्रकार के होते हैं, इसमें भी पहले 2 प्रकार देखा गया है, ठीक है, यानी संरचनात्मक समवायता और फिर जो है त्रिवियम समवायता। तो संरचनात्मक समवायता में यहाँ पे जो है 6 प्रकार बताए गए हैं और त्रिवियम समवायता जो है 2 प्रकार के, 5 प्रकार इसका जो है संरचनात्मक और 2 प्रकार के त्रिवियम। एक एक करके हम सबके बारे में चर्चा करेंगे।
अच्छा, समावयवता होते क्या है पहले ये जान लो, थोड़ा सुन लो इनके बारे में। समावयवता क्या होते हैं? समावयवता ध्यान समझिएगा। आप जानते हैं अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, जैसे C2H6O लिखा है, यस सर, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो लिख सकते हो C2H5OH, और दूसरा आप इसको और लिख सकते हो CH3OCH3। गौर से देखो, इन दोनों के एक का नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल, और दूसरे का नाम है डाइमेथिल ईथर। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है C2H6। काउंट कर लीजिए, C2H6 इसमें भी उतना होगा, इसमें भी उतना होगा, और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इतना समझ में आया? अब ध्यान से समझिए क्या है समावयवता। अब 11th में नहीं पढ़े हो, थोड़ा यहाँ जान लो। देखो, जब यौगिकों के, यौगिक है ना, एक यौगिक ये कौन है? अल्कोहल है, इसका खानदान अल्कोहल है, इसका खानदान ईथर है। ईथर और अल्कोहल में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे लड्डू और बर्फी में अंतर रहा है, वैसे यहाँ पे अल्कोहल और ईथर में अंतर रहता है। ठीक है, अब चूंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये अल्कोहल है, ईथर है, इसमें OH ग्रुप है, इसमें O ग्रुप है। समझ में आया कि नहीं? तो जब अब ये एक अलग प्रकार का यौगिक है, ये अलग प्रकार का यौगिक है, तो जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, क्या है इन दोनों के अणुसूत्र यही तो है। जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, परंतु उनकी संरचना में भिन्नता होने के कारण, अरे इसकी संरचना बनाओगे दूसरे टाइप का बनेगा, और इसकी संरचना बनाओगे दूसरे टाइप का बनेगा। अरे अल्कोहल अल्कोहल की तरीके से संरचना बनेगी, और ईथर ईथर के हिसाब से संरचना बनेगी। तो जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, परंतु इनकी संरचना में भिन्नता होने के कारण, किसमें भिन्नता होने के कारण? संरचना में भिन्नता होने के कारण इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अरे अल्कोहल है तो अल्कोहल के हिसाब से भौतिक और रासायनिक गुण लिखा जाएगा, और अगर ईथर है तो ईथर के हिसाब से इसके भौतिक और रासायनिक गुण लिखे जाएंगे। तो जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, परंतु इनकी संरचना में भिन्नता होने के कारण इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक दूसरे का कौन है? समावयवी। यानी ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं, तथा उनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। समझ में आया कुछ? हमने कहा कि जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र है ना, सेम है, तो जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, परंतु उनकी संरचना में भिन्नता होने के कारण इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को समावयवी तथा उनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। तो समावयवता क्लियर हो गया? अब बात यहाँ ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हो, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, तो जैसे इसमें ऑर्गेनिक में आपको समावयवता समझ में आ गया, ऐसे इनऑर्गेनिक का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें भी आपको समावयवता देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं, एक एक करके देखेंगे। हेडिंग डाल लो, उपसह संयोजन। उपसह यौगिकों में संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए, हमने कहा कि संरचनात्मक समावयवता जो है ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हेडिंग आप डाल लीजिए, हाइड्रेटेड समावयवता। समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट समावयवता का नाम सुना है? कभी फार्मूला सुने हो?
हाइड्रेट नहीं जानते हो, H2O। हाँ, H2O जिसमें जुड़ा हो। तो अब हम H2O में डिफरेंट देखेंगे ना, यानी ऐसे यौगिक पकड़ेंगे जिसमें H2O अलग अलग हो, यानी उसके जुड़ने की शैली में भिन्नता होगी। या होगा उतने, जितने भी कंपाउंड लेंगे होगा उतने लगभग, लेकिन उसके जुड़ने में भिन्नता होगी। संरचना पढ़ रहे हैं ना, संरचनात्मक और आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। तो H2O हाइड्रेट, क्या लिखा है, हाइड्रेट समवायता, यानी इसमें H2O में भिन्नता देखने को मिलेगा। लिख लो, उपसाह संयोजन यौगिकों में H2O अणु उपसाह संयोजन समूह या क्रिस्टल जल के रूप में या दोनों रूपों में उपस्थित हो सकता है। यह भिन्नता हाइड्रेट समवायता उत्पन्न करते हैं। हमने कहा ये हाइड्रेट समवायता की बात हो रही थी, तो हमने कहा उपसाह संयोजन यौगिकों में H2O, बात करें देखो हाइड्रेट है ना, तो बात यहाँ H2O पे ही होगी। अब बात सुनिए, H2O और उपसाह संयोजित समूह, उपसाह संयोजित समूह जानते हो, जो लिगेंड के साथ, जो लिगेंड होता है, लिगेंड की बात हो रही है, सर्टेन मेटल एटम से जुड़ा लिगेंड, तो ये कहा गया उपसाह संयोजित समूह या क्रिस्टल जल के रूप में, या क्रिस्टल जल के रूप में। अरे यही H2O जो है या तो उपसाह संयोजित समूह के रूप में लगा रही, और या तो बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर क्रिस्टलीय जल के रूप में हो सकता। अब कोनो जरूरी नहीं ना कि उपसाह संयोजित समूह के रूप में रहा है तो बाहर न रहा है, या बाहर रहा है तो अंदर न रहा है, यह हो सका तो दोनों जगह रहा है ना। अरे ऐसा भी हो सकता है कि अंदरों लगा रहा है बाहरों लगा रहा है, बात समझ में आएगी नहीं। तो एक तो ऐसा भी हो सकता है कि जो H2O है हाइड्रेट है वह उपसाह संयोजित समूह के रूप में या क्रिस्टल जल के रूप में या दोनों रूपों में, बात समझ में आए, ये वही तो लिखे हो कि क्रिस्टल जल के रूप में या दोनों रूपों में उपस्थित हो सकते हैं, या भिन्नता हाइड्रेटेड समवायता उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से जो लगे होते हैं तो यह हाइड्रेटेड समवायता कहलाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लो, जैसे रहेंगे कैसे, Cr(Cl3)(6H2O) के अणु निम्न तीन समवायता ज्ञात है। एक कंपाउंड हमने लिया है CrCl3(6H2O), ये हमारा कंपाउंड है, एक अणु है, इसके तीन हाइड्रेटेड समवायता ज्ञात है। कौन कौन है, तो सबसे पहला है CrH2O का होल 6 Cl3, पहला है CrH2O का होल 6 Cl3। आगे ये बैगनी रंग का ठोस यौगिक है जो जलीय विलयन में 3 Cl चार्ज आयन प्रति अणु देता है। कैसे जानोगे कि ये क्या है, देखो एक है CrH2O का होल 6 Cl3, देखो 6H2O है ना, ये लग गया अंदर, ये चला गया बाहर। कैसे पता चला कि इस प्रकार का यौगिक है, देखो जब इस पहली बात तो ये बैगनी रंग का होता है, कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। दूसरी बात ये है जब इसको आप जल में डालोगे तो देखो अंदर वाले आयनिक नहीं होते हैं,
एक पता है ना। उप सहसंयोजन यौगिक जो होते हैं ये अंदर वाले जितने हैं ब्रैकेट के अंदर ये कुछ आयनित नहीं होते हैं, बाहर वाले जो है आयनित होते हैं। तो 3 Cl नेगेटिव चार्ज जो है ये इससे जो है प्राप्त होता है। तो इससे ये पता चला कि क्लोरीन एटम जितने हैं वो सब बाहर लगे हुए हैं। समझ में आ गए? अरे जो बहरे रहे वही आयनित होता है। तो अब जब पानी में डाल के का घोलन तो पता चला वो तीनों क्लोरीन बहरे आएगा, तो इसका मतलब इसका यौगिक किसी प्रकार से होगा। समझ में आ गया नहीं? और दूसरा एग्जांपल देख लो, CrClH2O का होल 5 और फिर है Cl N2H2O। दूसरा जो इसका यौगिक है CrCl, देखो एक क्लोरीन अब की बार अंदर है, ठीक है, और H2O का होल 5, इसका एक H2O बाहर है। तो ये एक Cl2 यहाँ लगा है H2O। तो अब ये यौगिक का ये कैसा होता है, ये जो है हरे रंग का ठोस यौगिक जो विलयन में खोलने पर 2 आयन क्लोरीन के देते हैं। अगर हम इसको जो है जल में घोल, पहली बात तो ये हरे रंग का ठोस होता है। कैसा होता है? हरे रंग का ठोस यौगिक है, और जो जल में घोलने पर 2 आयन क्लोरीन एटम के देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से होगा। चलिए अगला लिख लो, तीसरा CrCl2 H2O का होल 4 और फिर हो जाएगा Cl into H2O, 2H2 होगा। CrCl2 तो ये 3 हो जाएगा, H2O का होल 4 एक 5 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। ठीक है, हरे रंग का ठोस यौगिक जो विलयन में एक आयन क्लोरीन का देते हैं। देखिए अगला जो इसका एग्जाम्पल है CrCl2H2O का होल 4 Cl2H2O। तो ये जो है हरे रंग का, ये भी होता है, ठोस होता है, लेकिन जब इसको जल में डाला जाता है तो एक Cl नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो इससे पता चलता है इसका यौगिक का जो सूत्र होगा वो इस प्रकार से होगा।